Viewers, if you like my videos, then please subscribe the channel and click on the bell icon. अब जब कोई इनकॉर्पोरेशन स्टैब्लिश हो जाती है तो ज़ाहिर है उसके हर कॉरपोरेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एक एक करके हम उसको देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी, सही है कि एक सेपरेट बिल्कुल लीगल एंटिटी बन जाती है जो कि रेगुलेटेड बाय द रेगुलेटर होती है। यानी पाकिस्तान के अंदर जो कंपनी अगर रन कर रही है तो उसका जो रेगुलेटर है वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP, जो कि पाकिस्तान के अंदर कंपनीज को रजिस्टर कर रही होती है और उनको लाइसेंस दे रही होती है ऑपरेट करने का। तो इसका मतलब ये है कि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है जो कि जो है ना वो इंडिपेंडेंटली किसी भी बाइंग एंड सेलिंग के हवाले से, कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से, एम्प्लॉयज की हायरिंग और फायरिंग के हवाले से, टैक्स के हवाले से अपने फैसले कर रही होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी। अब अगर हम लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें इसका मतलब ये है कि पहली चीज जो हमारे जेहन में आ जाती है वो ये है कि अगर लिमिटेड लाइबिलिटी है तो इसका मतलब कंपनी के अंदर बंदा ना अपनी मर्जी से पैसा उसमें लगा सकता है ना पैसा निकाल सकता है। पहली चीज, बंदा जो मैनेजमेंट का बंदा है वो खुद से तो कोई पैसा इंजेक्ट कर ही नहीं सकता। सारा का सारा पैसा जो है वो शेयर होल्डर का है, ठीक है। और ना वो अपनी मर्जी से उसमें से कोई पैसा निकाल के दे सकता है। पीछे सारा रेगुलेशन है, रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को वर्कआउट किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसको फाइनल करते हैं कि कितना पैसा मजीद रिक्वायर्ड है, कितना निकालना है। बहुत सारी चीज़ें जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी की सूरत में आ जाती हैं। इसको अगर बहुत सिंपल करके बात करें तो लिमिटेड लाइबिलिटी की सूरत में मैनेजमेंट जो है खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकती। इसमें शेयर होल्डर्स की रजामंदी, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रजामंदी प्लस रेगुलेटरी की रजामंदी, ये दोनों चीज शामिल होती है। ईज ऑफ कैपिटल जनरेशन। अब इसको इस तरीके से ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर एक दुकानदार है, एक सिंगल सोल प्रोप्राइटर है और पार्टनर है, उनको पैसा रिक्वायर्ड है। अब वो ज़रा किसी बंदे से बात करेंगे तो वो बंदा एक लम्हे के लिए ये जरूर सोचेगा कि यार मैं इस बिजनेस में पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं, क्योंकि कोई पता नहीं अचानक से अगर ये बंदा बंद करके भाग गया तो उसका पैसा डूब गया, वाइज वर्सा। जब एक कंपनी की बात आती है तो वो कंपनी चूंकि प्रॉपरली रजिस्टर्ड होती है, SECP से लाइसेंस्ड होती है, रेगुलेटेड बाय SECP होती है, उसके पीछे पूरी मैनेजमेंट होती है, तो वहां पे ये जो भागने वाला रिस्क है ये खत्म हो जाता है, ना होने के बराबर होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो अगर उनको कैपिटल चाहिए होता है तो उनको शेयर होल्डर भी पैसा देने को तैयार होता है, उनको बैंक भी पैसा देने को तैयार होता है। अगर वो बॉन्ड्स इशू करते हैं, जैसे कि हमने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर पढ़ा था, अगर वो बॉन्ड्स इशू तो उसमें भी लोग पैसा लगाने को तैयार होते हैं। तो इसका मतलब जो कैपिटल जनरेशन है वो कंपनी के लिए या इनकॉर्पोरेशन के लिए आसान है, कॉर्पोरेशन के लिए आसान है, इंस्टेड ऑफ को सिंगल ऑनर या पार्टनरशिप बिजनेस के। फिर आ जाए आप ईज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। अब अगर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, मिसाल के तौर पे ले लेते हैं लकी सीमेंट, ले लेते हैं PIA, ले लेते हैं DG खान सीमेंट, ले लेते हैं बहुत सारे एंग्रो कॉर्पोरेशन, ले लेते हैं आपकी, और बहुत सारी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, अराउंड 700 प्लस कंपनी जो मार्केट स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अगर उसके आपने शेयर्स बाय किए हुए हैं तो इसका मतलब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि अगर आप अपनी आप चाह रहे हैं कि उसको बेच के दूसरी कंपनी के शेयर बाय कर लें तो आपके लिए कन्वीनियंस है। आप अपने प्राइस सेट करें, वो प्राइस सेट हो जाए और बायर और सेलर उस पर एग्री हो जाएं तो वो आपके शेयर्स बिक जाते हैं और आपके पास जो कैश आ जाता है तो आप उससे दूसरी कंपनी के शेयर्स बाय कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है वो इजी है। और अगर आप इसको सिंगल ऑनर की बात कर रहे हैं या पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो उसमें इजीली पॉसिबल नहीं है ना, कि एक सिंगल ऑनर है वो अपना बिजनेस बेचना चाह रहा है दूसरे ऑनर को, तो वो उसको भले पापड़ बेलने पड़ेंगे, पहले उसको बड़ा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि भाई ये फलाना ये चीज, फिर जाके बिजनेस जो है वो उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर होती है। और सेम केस पार्टनरशिप के लिए होता है। अगर पार्टनरशिप ऐड करना है या पार्टनरशिप खत्म करनी है तो उसके लिए बड़े मसले मसाइल।
एक अंडरस्टैंडिंग खत्म तो बड़ी जल्दी हो जाती है कि ठीक है जी पार्टनरशिप खत्म करें, बिजनेस खत्म हो गया, लेकिन अगर पार्टनर ऐड करना है या पार्टनर शिफ्ट करना है तो वो एक बहुत बड़ा मसला है, चैलेंज है। अच्छा, उसके बाद फिर पॉइंट है लैक ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, कि if a stockholder tries to enter into a contract for a corporation, the corporation is not bound by the contract. Whereas in the partnership, because of what is called mutual agency, all the partners can be bound by one partner's action. ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक होल्डर जो है वो अगर कोशिश करता है किसी कॉन्ट्रैक्ट कॉर्पोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो वो नहीं कर सकता, वो कंपनी बाउंड नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने में। लेकिन जो पार्टनरशिप है वो इटसेल्फ एक बाइंडिंग है, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट है, तो उसको खत्म करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और वो अगर अगर वो म्यूचुअल एग्रीमेंट डेवलप हो जाता है तो फिर वो बाउंड है कि वो उस एग्रीमेंट की जो क्लॉजेस हैं उसको वो फॉलो करें। इसी तरीके से कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, एक वर्ड यूज होता है गोइंग कंसर्न, आपने शायद अकाउंटिंग के कोर्स में पढ़ा होगा। गोइंग कंसर्न एक टर्म यूज की जाती है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई कंपनी डेवलप की जाती है तो उसका जो सोल पर्पस होता है वो गोइंग कंसर्न होता है, यानी वो बिजनेस बहुत जल्द खत्म नहीं होगा, वो बिजनेस चलता रहेगा। तो उस कॉन्सेप्ट के तहत किसी भी बिजनेस को कंपनी की सूरत में स्टैब्लिश किया जाता है, ये लंबा अरसा चलेगा। और यही वजह होता है कि यही चीज शेयर होल्डर्स के ऊपर एतबार का बायस बनती है कि ये चूंकि लंबा चलेगा, इसी वजह से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट उनके लिए करना आसान हो जाता है। फिर आ जाए जी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं स्टॉक होल्डर्स को, उनकी ये बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। एक सेंट्रलाइज जिम्मेदारी सारी उनके ऊपर जाती है, वो कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं उनको किस तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट करवाना है। जो एक्शन प्लान है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं कि कंपनी ने करना क्या है, क्या करना है और किस तरीके से करना है। फिर जो मैनेजमेंट होती है वो फिर उसके ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म करती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यस, जो कंपनी के लिए बंदे हायर किए जाते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं और उनके पीछे उनके एक एक्सपर्टीज होती हैं हर एरिया की। उन एरियाज को एरियाज के हवाले से उनको अपॉइंट किया जाता है उनकी एक्सपर्टीज के हवाले से, ताकि वो उसको प्रॉपर तरीके से चला सकें। अब ये तो होगा सारे के सारे एडवांटेज, अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, यस, कॉर्पोरेट जो है बेसिकली वो बाउंड होती हैं जो भी उसकी रेगुलेटरी बॉडी है, यानी एसएससीपी ने अगर कोई रेगुलेशंस पीछे दी हुई हैं तो वो उसको फॉलो किए बगैर नहीं चल सकती। हर चीज की इंफॉर्मेशन रेगुलेटर को होना जरूरी होती है। कंपनी में जो भी की लेवल पे चेंज आया है या वो करने जा रही है, एक्शन प्लान क्या है, पॉलिसीज क्या है, एसओपीज क्या है, वो तमाम की तमाम चीजें रेगुलेटर को कम्युनिकेट की जाती हैं डॉक्यूमेंट की सूरत में। और उसकी बेसिस के ऊपर ये जो एससीसीपी है वो इंस्पेक्शंस करता है, वो अपनी रिपोर्ट देता है कि हाँ भी ये रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली कंपनी काम कर रही है नहीं कर रही है, वो पूरी अपनी एक रिपोर्ट देता है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज होती हैं वो उसको हाईलाइट करता है कि ये फलाना इश्यूज हैं कि इसको एड्रेस करना जरूरी है। ठीक है ना? इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है डबल टैक्सेशन। ये एक चीज है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से एक है कि जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो डबल टैक्सेशन के ऊपर उनका इम्पैक्ट आता है। कैसे आता है? जब पहले स्टेज पे कंपनी नेट इनकम अनाउंस करती है तो नेट इनकम निकालने से पहले वो टैक्स माइनस करती है, वो हो गया पहला स्टेप। जब नेट इनकम निकल आती है तो नेट इनकम निकालने के बाद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वो इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है फिर डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंट डिविडेंड देना है और कितना परसेंट रिटेन करना है। तो जितना परसेंट भी डिविडेंड की सूरत में देना है, मान लें 100 रुपए कमाए हैं, 100 में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि पूरा का पूरा 100 रुपए जो है वो डिविडेंड की सूरत में दे दो, या 50 रुपए डिविडेंड की सूरत में दे दो, 50 रिटेन कर लो, 60-40 कर लो, 40-60 कर लो, जो भी रेशो वो डिसाइड करें।
तो अब मान लें 100 रुपए कंपनी ने कमाए हैं और वो 100 के 100 जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि ये डिविडेंड की सूरत में दे दो, तो वो 100 रुपए जो है वो एज इट इज स्टॉक होल्डर की जेब में नहीं जाते हैं, वो उसके जाने से पहले फिर टैक्स कटता है, वो होता है सेकंड टैक्स। तो इस वजह से ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कंपनी के अंदर, ये फिर उस पर डबल टैक्सेशन का इम्पैक्ट आता है शेयर होल्डर्स के ऊपर, एक जो कंपनी काटती है और दूसरा जो उनको डिविडेंड की सूरत में देने में कटता है। आमतौर पर जो कैपिटल गेन का इम्पैक्ट होता है वो 35% का होता है, ठीक है जी। और कंपनी का रेट अलग हो जाता है, शेयर होल्डर्स का रेट अलग हो जाता है, तो ये वेरी करता है, बहरहाल ईयर टू ईयर वेरी करता है, इसमें चेंजेस आने का इम्कान होता है। कंपनी के ऊपर जो आमतौर से टैक्स अप्लाई होता है वो 35%, 40% इस तरीके से कट रहा होता है। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अब शेयर होल्डर्स के ऊपर भी अब दो कंडीशन आ गई हैं, फाइलर और इन फाइलर, फाइलर और नॉन फाइलर की। जो फाइलर है उस पर कम है, नॉन फाइलर है उस पर ज्यादा है, तो ये एक अलग कंडीशन है। इसी तरीके से लिमिटेड लाइबिलिटी, कि कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद से कुछ नहीं कर सकते, उनको शेयर होल्डर से भी इजाजत लेने की जरूरत है अगर कोई की चेंजेस का इम्कान है, और उसके बाद फिर रेगुलेटर से भी इजाजत लेने की जरूरत है। जैसे कि पहले बताया कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। इवन यहाँ तक भी फैसले करने पड़ जाते हैं कि अगर बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो किस वेंडर से माल बाय करे, किस वेंडर से माल बाय नहीं करे, क्यों नहीं करे, क्या वजह है, क्या रीजंस, ये तमाम चीजें रेगुलेटर को कम्युनिकेट करनी पड़ती हैं। फिर इसी तरीके सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल, जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्टॉक होल्डर्स जो है वो पैसा लगाते हैं और जो मैनेजमेंट है वो कंट्रोल करती है। यानी कंपनी की सूरत में या कॉरपोरेशन की सूरत में ऑनरशिप और कंट्रोल दोनों एक एक बंदे के हाथ में नहीं होते। सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप की बात की जाए उसमें तो वही बंदे ऑनर भी हैं और वही बंदे कंट्रोल करने वाले भी हैं, जबकि कॉरपोरेशन के केस में ऐसा नहीं होता। कॉरपोरेशन के केस में स्टॉक होल्डर्स ऑनर होते हैं और जो मैनेजमेंट होती है वो कंट्रोल करती है।